हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं। जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसकी लिंक्स अवेलेबल करवा दी जाती हैं। जो आपका टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स का उस पर, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे, तो आप जाके सभी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएं, आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ओके, और साथ ही साथ पेपर फर्स्ट की ये क्लासेस हैं, 3 क्लासेस यहाँ पे चलती हैं पेपर फर्स्ट की, जिनको भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, और साथ ही साथ पेपर 2 की ये सारी क्लासेस होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4। कौन सी बोलो? बिजनेस, फाइनेंस, व्यवसायिक वित्त, राइट। इसमें हमारे जो 3 चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट हमारा लीज फाइनेंसिंग था। ओके, और अभी हमारा चल रहा है कौन सा बोलो? कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना हमारा चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी क्या होता है, बेसिक समझा था। पूंजी ढांचा किसे बोलते हैं, पूंजी ढांचा कैपिटल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ये हमने समझा था। साथ ही साथ फिर कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एक कंपनी को, फर्म को क्या करना चाहिए, कितना डेब्ट का यूज़ करना चाहिए, कितना इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कौन सी अप्रोच पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी नेट इनकम अप्रोच। वो क्या कहती है, किसने दी थी? डुरांडो ने दी थी। और क्या होता है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फर्म को क्या करना चाहिए? डिबेंचर्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए फंड रेज करने में, कैपिटल को बनाने में। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बहुत कम आती है। तो अगर कॉस्ट कम आएगी तो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसलिए एक फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? डिवेंचर्स का यूज़ करना चाहिए। तो हमने फर्स्ट अप्रोच पढ़ी थी एनआई, नेट इनकम अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अप्रोच। बोलो कौन सी है? कौन सी है हमारी? ये है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। किसके मान सकते हैं आप? नेट इनकम अप्रोच के। एक्चुअली ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपकी एनआई अप्रोच है वो बिल्कुल रेलेवेंट है। मतलब रेलेवेंट इस तरीके से कि जो डिबेंचर्स है और जो इक्विटी का कितना यूज़ किया जा रहा है एक फर्म में, कितना पोर्शन डेब्ट का है, कितना पोर्शन अंशों का है, कितना पोर्शन ऋण पत्रों का है, उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे? वैल्यू ऑफ द फर्म पे। बट जो आपकी एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, वो क्या बोलती है? शुद्ध परिचालन आय अप्रोच क्या बोलती है? ये भी किसने दी थी? डेविड डुरांडो ने दी थी। ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या होता है, चलिए अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारी शुद्ध परिचालन आय, एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो चलिए अभी सभी ध्यान देंगे यहाँ पे। मैंने क्या बोला था? जो एनआई अप्रोच है वो आपकी क्या बोलती है कि अगर आप जितना पोर्शन डेब्ट का यूज़ करोगे, जितना इक्विटी का यूज़ करोगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी फर्म की उस पर। ठीक है, जबकि एनओआई अप्रोच ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजेंट मैटर। मतलब आपका पूंजी ढांचा कुछ भी हो, कितना ही आपका डेब्ट का पोर्शन हो, कितना आपका इक्विटी का पोर्शन हो, इससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी मतलब मैटर ही नहीं है, डजेंट मैटर, कि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। कौन सी अप्रोच बोलती है ये? एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आइए समझते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस। इसे हम एक इंडिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस, मान्यता, यानी इंडिपेंडेंट मान्यता मानते हैं, क्योंकि ये मतलब ये कनेक्टेड नहीं है कि इतना डेब्ट होगा, इतनी इक्विटी होगी, इसलिए वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अनुसार द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स डिपेंड्स अपॉन द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। ये अप्रोच क्या बोलती है कि जो आपकी फर्म की वैल्यू होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? जो आपका EBIT, प्रॉफिट निकल के आता है, अर्निंग होती है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, यानी जो इंटरेस्ट और टैक्स को चुकाने से पहले जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है उस पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी क्या, आपकी
जो फर्म की वैल्यू है वो, और साथ ही साथ और किस पे डिपेंड करती है, ओवरऑल कॉस्ट, यानी कुल मिला के डेब्ट की, इक्विटी की, या फिर और कोई जो भी आपकी पूंजी संरचना में है अवेलेबल, जो फंड रेज करने के साधन है, बॉन्ड्स वगैरह सब मिला के, ठीक है, सबकी जो ओवरऑल कॉस्ट आती है ना, प्रेफरेंस शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की, डिबेंचर्स की, रिटेन्ड अर्निंग्स की, सबकी मिला के जो कॉस्ट आती है, लागत आती है, उस पर डिपेंड करती है आपकी फर्म की वैल्यू, ना कि डेब्ट का कितना पोर्शन है, इक्विटी का कितना पोर्शन है, अलग अलग पे वैल्यू नहीं आती है, सबका मिला के क्या आती है, जो कॉस्ट आती है उस पे आपकी फर्म की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। आया समझ में? ये बोलता है आपकी NOI अप्रोच। आगे देखिए, इसलिए बोल सकते हैं कि जो द फाइनेंसिंग मिक्स और द कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, मतलब पूंजी का ढांचा क्या है कि कितना डेब्ट का है, कितना इक्विटी का है, इज इररिलेवेंट। ये क्या है? इररिलेवेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है किससे, जो वैल्यू ऑफ फर्म है उससे, एंड डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। इसका जो वैल्यू है फर्म की उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका? पूंजी के ढांचे का, कि डिबेंचर का कितना पोर्शन है, इक्विटी का कितना पोर्शन है उससे। ठीक है, यहाँ तक आया सभी को समझ में अच्छे से? चलिए अब आगे और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए एक है आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, यानी जो लागत आती है ऋण पत्र को इशू करने पे। एक है आपका डायग्राम में देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो ऊपर की साइड बढ़ रही है ना, वो जो क्या होती है, अंशों को निर्गमन पे आने वाली जो लागत होती है वो। और एक है आपकी ओवरऑल कॉस्ट KO, जिसे हम बोलते हैं। ये तीनों डायग्राम में बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात समझिए, NI अप्रोच क्या बोलती है कि अगर आप डिबेंचर्स के पोर्शन को बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो लागत है वो कम आएगी, और उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट कम, लागत कम आएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। ठीक है, ये NI अप्रोच बोला था। पर NOI अप्रोच क्या बोलता है कि अगर आप डिबेंचर के पोर्शन को बढ़ाते भी जाओगे ना, लेकिन उससे क्या है कि जो इक्विटी का पोर्शन है वो अगर नहीं भी बढ़ाओगे तो भी क्या होगी, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब भाई ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, मान लीजिए आपने डेब्ट के पोर्शन को तो बढ़ा लिया, 80-20 का रख लिया कि 80 हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, 20 हम इक्विटी रखेंगे। लेकिन जो इक्विटी आपके पास है जो कम मात्रा में है, ठीक है, उस पर क्या होगा, फिर आपको उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अब इक्विटी वाले तो यही सोचेंगे ना कि डिबेंचर्स ज़्यादा है, यहाँ पे डिबेंचर्स का पोर्शन ज़्यादा है, तो उनको प्रॉफिट में से उनको अप्रोप्रिएशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो फिर जो इक्विटीज़ हैं उनको क्या हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो बोलेंगे भाई हमें भी अपना जो डिविडेंड है वो तो चाहिए है। ठीक है, ये होता है नहीं, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो लागत है वो भी बढ़ेगी, जो इक्विटी की है। चाहे आप डिवेंचर के पोर्शन को बढ़ा लो, फिर भी जो आपकी इक्विटी है उसकी लागत बढ़ेगी। ये बोलती है NOI अप्रोच, जिससे क्या होगा, डिवेंचर को बढ़ाने से आपको जो फ़ायदा हुआ है ना कि आपकी कॉस्ट कम आई है, वो कॉस्ट किस में लग जाएगी, जो इक्विटी की कॉस्ट है उसमें चली जाएगी, जिससे आपकी जो फर्म की वैल्यू है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? आई रिपीट अगेन कि NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती है कि जो आपकी जब आप डिबेंचर के पोर्शन को बढ़ाओगे तो उससे आपकी जो KD है वो तो स्थिर रहेगी, मतलब कि नहीं बढ़ेगी, जो डिबेंचर को इशू करने की लागत है। ठीक है, लेकिन जो KE है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की लागत, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, जिससे जो आपको KD इशू करने पे जो कम कॉस्ट आ रही है उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो किस में लग जाएगा, आपका फ़ायदा जो लागत आ रही है इक्विटी की उसमें लग जाएगा, जिससे क्या होगा, KO उतनी की उतनी रहेगी, स्थिर रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना फ़ायदा हुआ उतना उधर लागत लग गई, इससे KO तो उतनी की उतनी रही, ओवरऑल कॉस्ट तो उतनी की उतनी ही रहेगी। इससे क्या होगा कि फर्म की वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजेंट मैटर इन NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आई होप क्लियर है सभी को। NI में क्या होता है, टुरांडो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा डिवेंचर का पोर्शन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट कम आएगी और फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। जबकि NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती है, उसमें भी डुरांडो फिर ये बोलते हैं कि आप अगर डिबेंचर को बढ़ा लो लेकिन जो इक्विटी है उसकी कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, जिससे डिबेंचर को बढ़ाने पे जो फ़ायदा हो रहा है उसको आपको कहाँ पे उठाना पड़ेगा, लागत के रूप में इक्विटी में उठाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट तो उतनी की उतनी ही रहेगी और कम होगी नहीं, जिससे जो फर्म की वैल्यू है वो भी वैसी की वैसी रहेगी और कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूंजी ढांचे का कोई
भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे बोलो? जो आपकी फर्म की वैल्यू है उस पे। ये बोलती है एनओआई अप्रोच। आई होप क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर अप्रोच जो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, एनआई हो गई, एनओआई हो गई। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को इन कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा हम पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है? द एनआई एनओआई अप्रोच जो अभी हमने पढ़ी है, होल्ड एक्सट्रीम व्यूज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवरेज, कॉस्ट कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये जो दोनों अप्रोचेस हैं ना, वो किस किस के बीच में रिलेशंस को दिखाती है अलग अलग तरीके से। एक तो लेवरेज। अब लेवरेज क्या होता है पता है ना? लेवरेज वो स्थिति होती है जिसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों का यूज़ किया जाता है, जबकि अनलेवरेज्ड वो स्थिति होती है जिसमें सिर्फ क्या किया जाता है? इक्विटी का यूज़ किया जाता है, डेब्ट का यूज़ नहीं किया जाता, डिबेंचर्स का यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ इक्विटी का यूज़ किया जाता है। वो होती है अनलेवरेज्ड। जबकि लेवरेज्ड कौन सी होती है? जिसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों अप्रोच एनआई और एनओआई रिलेशनशिप संबंध बताती है लेवरेज्ड में कि कौन सी मतलब कितना डेब्ट रखना चाहिए, कितनी इक्विटी रखना चाहिए। एनआई अप्रोच बताती है, राइट। एंड ये भी कि कितनी अगर हम डिबेंचर रखेंगे तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, इक्विटी ज़्यादा रखेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, ये भी बताती है। और उससे फर्म की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताती है। अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर हम देखें तो ये जो दोनों की दोनों अप्रोच है ना, सीन टू बी अनरियलिस्टिक। ये क्या लगती हैं? अनरियलिस्टिक लगती हैं। इनको प्रैक्टिकल वे में यूज़ नहीं किया जा सकता। कि एक तो बोल रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजेंट मैटर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ मैटर ही नहीं करती, प्रभावित ही नहीं होती है। और एक बोलती है ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर्स का यूज़ करो। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगी किसको? ट्रेडिशनल अप्रोच को। ओके, तो इस वजह से आपकी एक नई अप्रोच निकल के आई। कौन सी बोलो? ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि टेक्स अ कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू, जो इन दोनों को मिला के कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू में क्या करती है? बताएगी कि क्या होता है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म का रिलेशन। ठीक है, इट टेक्स अ मिडवे बिटवीन एनआई और एनओआई। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो अप्रोचेस बताती है उनके मिडवे में ये कुछ नया ही लेके आ रही है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। एज पर दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अनुसार अगर देखें तो firm should make a judicious use of both the debt and the equity to achieve a capital structure which may be called the optimal capital structure। अब देखिए ये अप्रोच क्या बोलती है कि डिबेंचर्स और इक्विटी भाई दोनों का यूज़ करो। ऐसी नहीं कि एनआई अप्रोच की तरह सिर्फ डिबेंचर का ज़्यादा यूज़ करो, आप दोनों का यूज़ करो। ठीक है, और दोनों का फर्म की वैल्यू पे प्रभाव भी पड़ेगा। पर आप इन दोनों का इस तरीके से यूज़ करो एक जुडिशियस वे में, जिससे क्या हो, आपका जो पूंजी ढांचा है ना उसको ऑप्टिमल, मतलब कहने का मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पे आपको जितना आप डेब्ट यूज़ करो, जितना आप इक्विटी यूज़ करो, दोनों को यूज़ करने पे आपकी लागत कम से कम आए, जिससे आपकी फर्म की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इस तरीके से ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई बात समझ में? एट दिस कैपिटल स्ट्रक्चर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस कैपिटल स्ट्रक्चर में जहाँ पे डेब्ट और इक्विटी कुछ इस पोर्शन में है जिससे कॉस्ट कम से कम आ रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो क्या होगी, फर्म की मिनिमम होगी, और जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। जो अभी मैंने बताया वही कि आप इस तरीके से डिबेंचर और इक्विटी का एक ऐसे पॉइंट तक यूज़ करो जहाँ से आप अगर दोनों को इश्यू कर रहे हो तो उससे आपकी लागत कम से कम आ रही है उस लेवल तक, और आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आ रही है, वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। क्लियर है? आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और भी अच्छे से। तो देखिए द ट्रेडिशनल व्यू सेज दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ट्रेडिशनल व्यू क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज, जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ती है विद इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब कि डेब्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी जो फर्म की वैल्यू वो बढ़ेगी, बट एक सर्टेन, एक निश्चित लिमिट तक, एक निश्चित सीमा तक। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम डिबेंचर का यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारी वैल्यू ऑफ फर्म तो बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी कि एक निश्चित सीमा तक तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट मिलता है पिज़्ज़ा खाने पे, लेकिन उसके बाद तो ज़्यादा बढ़ होने लग जाता है, माइनस में चली जाती है यूटिलिटी, है ना। उसी तरीके से एक निश्चित समय तक तो क्या होगा कि आपको
वैल्यू ऑफ फर्म है वो बढ़ेगी। बट बियॉन्ड दिस लिमिट, इस लिमिट के बाद द इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, जहाँ पे डेप्ट को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल लेवरेज में ज़्यादा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे उसको, तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। WACC मीन्स कुल लागत, कैपिटल स्ट्रक्चर की कुल लागत को बोलते हैं WACC, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज को बढ़ाएंगे एक सीमा के बाद, यानी कॉस्ट और जो डेब्ट और इक्विटी उनके पोर्शंस को अगर हम एक सीमा के बाद बढ़ाने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, जिससे क्या होगा, आपकी फर्म की वैल्यू फिर डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है डेब्ट और इक्विटी दोनों का पोर्शन हम कितना बढ़ा रहे हैं। इसमें सिर्फ डिबेंचर का नहीं, डिबेंचर का तो होता है लेवरेज्ड, और जब हम डिबेंचर और इक्विटी दोनों को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लेवरेज्ड, और अनलेवरेज्ड जिसमें सिर्फ इक्विटी, और फाइनेंशियल लेवरेज भी जिसमें सारे कैपिटल स्ट्रक्चर का हम कितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। तो अगर एक सीमा के बाद सबको हम अगर बढ़ाने लग गए ना, तो उससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो तो ज़्यादा आएगी ही, जिससे जो फर्म की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब KD और KE, मतलब KD से ज़्यादा क्या होती है, KE होती है, मतलब जो डिबेंचर की कॉस्ट है उससे ज़्यादा जो इक्विटी की कॉस्ट है वो जब ज़्यादा आती है, द इंक्रीज इन लेवरेज बियॉन्ड अ लिमिट, तो अगर एक लिमिट तक जो लेवरेज है यानी KD और KE दोनों को अगर बढ़ाया जाता है, द रिस्क ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड एज अ रिजल्ट, वही बात कि क्या किया जाएगा, अगर जो आपके डिबेंचर्स हैं उनकी मात्रा को एक लिमिट के बाद और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ना, तो उससे क्या होगा कि जो इक्विटी वालों का रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। वो बोलेंगे भाई डिबेंचर्स तो ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो इक्विटी वाले हैं उनका रिस्क तो बढ़ जाएगा, जो इक्विटी होल्डर्स हैं, समतांश जिनने ले रखे हैं, है ना, तो उससे क्या होगी, जो आपकी इक्विटी की कॉस्ट है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, किससे, जो डिबेंचर की कॉस्ट है उससे, क्योंकि डिबेंचर की तो कॉस्ट कम आती है, हमने ये NI अप्रोच में देखा था। तो अगर एक लिमिट के बाद अगर डिबेंचर को बढ़ाते गए ना, तो उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो लागत अंशों की है ना, वो क्या होने लग जाएगी, ज़्यादा होने लग जाएगी, जिससे एज अ रिजल्ट जो इक्विटी की लागत है वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। KE ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। हाउ एवर द बेनिफिट्स ऑफ यूज ऑफ डेप्ट मे बी सो लार्ज दैट even after offsetting the effect of increase in KE, the KO may still go down or become constant for some degree of leverage। जो हमने NOI अप्रोच में पढ़ा था ना, वो चीज़ बताई गई है कि अगर हमने क्या किया, डिवेंचर के पोर्शन को एक लिमिट तक बढ़ा दिया, तो उससे हमारी KE का रिस्क बढ़ जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाएगा और KE भी बढ़ जाएगी। उससे होगा क्या कि जो डिवेंचर को ज़्यादा बढ़ाने में हमारा जो फ़ायदा हुआ है, उसको लागत को हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, इक्विटी में, इक्विटी की लागत में लगाना पड़ेगा, समता अंशों की लागत में हमने लगाना पड़ेगा। तो दोनों की बात आ गई, NI अप्रोच की भी और NOI अप्रोच की। अब ट्रेडिशनल अप्रोच इन दोनों को लेके चलती है, और ये क्या बोलता है कि द फर्म इंक्रीज द लेवरेज फ्यूचर, अगर और ज़्यादा वो डेप्ट को, इक्विटी को, दोनों को बढ़ाने लग जाएगी, तो जिससे क्या होगा, रिस्क ऑफ द डेप्ट इन्वेस्टर, जो डिबेंचर इन्वेस्टर्स है ना उनको भी रिस्क होने लग जाएगा, मे ऑल्सो इंक्रीजेस, उनका रिस्क भी बढ़ जाएगा, एंड कंसिक्वेंटली द KD ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो एक लिमिट के बाद जो हमारी डिबेंचर की जो लागत आ रही थी वो आ नहीं रही थी, ज़्यादा कांस्टेंट स्थिर थी, वो भी एक लिमिट के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब KE तो हो ही रही थी, इक्विटी की तो लागत आ ही रही थी, अब एक लिमिट के बाद अगर फ्यूचर में अगर डिबेंचर को और इक्विटी को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो डिबेंचर वालों का रिस्क, मतलब मान लो अगर इक्विटी हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो डिबेंचर का रिस्क हो जाएगा, डिबेंचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इक्विटी का रिस्क हो जाएगा, और एक टाइम के बाद दोनों की जो लागत है वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। एक टाइम पे स्थिर है लेकिन एक लिमिट के बाद वो बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, जिससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है
KD की और KE की मिला के, यानी इक्विटी की कॉस्ट और डिबेंचर की कॉस्ट दोनों को मिला के जो ओवर कॉस्ट आएगी वो भी बढ़ जाएगी। और इससे होगा क्या, देयरफॉर द यूज ऑफ लिवरेज बियॉन्ड अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट के बाद डेब्ट और इक्विटी का अगर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, विल हैव द इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑफ इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरी जो कैपिटल की लागत है ना ओवरऑल कॉस्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा फर्म की, एंड दस रिजल्ट्स इन द, और जिससे डिक्रीज क्या होगी, बोलो क्या, फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बोलती है ट्रेडिशनल अप्रोच कि आपको डेब्ट और इक्विटी दोनों का यूज़ करो, लेकिन इतने लेवल तक, इतने पॉइंट तक जहाँ आपकी जो लागत है ना वो स्थिर रहे। एक पॉइंट के बाद अगर आप बढ़ाने लग गए तो उसके बाद आपकी डिबेंचर की लागत भी बढ़ेगी, इक्विटी की लागत भी बढ़ेगी, जिससे कुल लागत बढ़ेगी और जिससे कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो फर्म की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि on the point that the value of the firm is factor of its profitability rather than its financial mix, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे कॉस्ट स्थिर रहती है, ऐसे पॉइंट पे रहती है जहाँ पे कॉस्ट कम है जिससे वैल्यू फर्म की बढ़ेगी। अगर उस पॉइंट के बाद अगर आपने बढ़ाया तो उससे आपकी क्या होगी, उससे आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए थ्योरेटिकली हमने समझा, हम डायग्राम से और समझते हैं अभी। ये देखिए वाई एक्सिस पे लागत है सभी जो भी हैं, और एक्स एक्सिस पे आपकी डिग्री ऑफ लेवरेज है, मतलब कितनी KD कितनी KE, मतलब क्या होनी चाहिए, कितना डिबेंचर का यूज़ होना चाहिए, कितना इक्विटी का यूज़ होना चाहिए, उसकी मात्रा है। ठीक है, अब देखिए एक लिमिट है, एक KE है आपकी, एक तो लागत है किसकी, इक्विटी की, एक लागत है किसकी, डिबेंचर की नीचे वाली, और जो बीच में है वो लागत है ओवरऑल कॉस्ट की। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम डिबेंचर की मात्रा को, ये देखिए 3 लेवल है यहाँ पे, फर्स्ट लेवल तक बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट आ रही है कम। ठीक है, तो अगर सेकेंड लेवल तक बढ़ाते हैं तब भी हमारा क्या है, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करके फर्म की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेज आ रही है उस पर अगर हम जाएंगे ना तो क्या होगा कि आपकी KE तो बढ़ रही है, उसके साथ KD भी बढ़ने लग गई, जिससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो जहाँ एक हमने 2 डायग्राम में देखा था जहाँ स्थिर थी, यहाँ पे क्या होगी, वो भी बढ़ने लग जाएगी, जिससे पूरे फर्म की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए एक ऐसा पॉइंट, ये सेकंड लेवल का जो पॉइंट है ना, यहीं तक क्या करना चाहिए, एक फर्म को इक्विटी और डेब्ट का इस तरीके से पोर्शन मिक्स करके यूज़ करना चाहिए, लगाना चाहिए कैपिटल को, डेब्ट की को, इक्विटी को, जिससे क्या हो कि फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ना शुरू नहीं हो और आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाए, घटे ना। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसलिए इतने पॉइंट तक ही आपको दोनों का ऑप्टिमल स्ट्रक्चर में ऑप्टिमल पॉइंट तक आपको यूज़ करना है, जहाँ पे आपको क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कॉस्ट कम हो और फर्म की वैल्यू बढ़ जाए। क्लियर है, ये बोलती है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अभी तक के हमने 3 अप्रोच को अच्छे से समझ लिया है, बोलो कौन कौन सी। एक हमने समझ ली नेट इनकम अप्रोच, शुद्ध आय अप्रोच, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यानी शुद्ध परिचालन आय अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पढ़ ली है। अब बची कौन सी है हमारी, MM अप्रोच। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचे के नाम पे हमारे पास कुल मिला के 4 अप्रोच है, जिसमें 3 अप्रोच जो कि अभी तक हमने पढ़ी है, उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने कॉस्ट को आधार मान के इन तीनों अप्रोचेस को पढ़ा है कि अगर हमारी कॉस्ट घटेगी या बढ़ेगी तो उससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्म की वैल्यू पे। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने NI में देख लिया, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, जिससे क्या होगा, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। NI में नेट इनकम में ये देख लिया। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम में क्या देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर, बस आपको ये याद रखना है, चाहे आप डिबेंचर की मात्रा को बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, उससे क्या होगा, इक्विटी का रिस्क बढ़ेगा, जिससे जो डिबेंचर की मात्रा को बढ़ाने पे आपको लागत कम आई थी, उसको आपको लागत को इक्विटी के नुकसान में, मतलब इक्विटी की लागत में उठाना पड़ेगा, जिससे फर्म की कॉस्ट तो उतनी की उतनी ही रहेगी, घटेगी नहीं, और उससे फर्म की वैल्यू भी उतनी ही उतनी रहेगी। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बोलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इसमें भी कॉस्ट और फर्म की वैल्यू को देखा हमने। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या देखा,
कि दोनों का एक ऐसे लेवल पे यूज़ करके हमें फ़ंड बनाना चाहिए, इक्विटी का भी डिवेंचर का भी, जिससे क्या हो कि ओवरऑल कॉस्ट है वो स्थिर रहे, बढ़े ना। अगर उस लेवल के बाद बढ़ाएंगे तो बढ़ना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उस लेवल तक ही आपको इक्विटी और डेब्ट का यूज़ करना है, जिससे कॉस्ट मिनिमम रहे और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाए। तो तीनों का आधार बेसिस क्या था? तीनों का हमारा लागत कॉस्ट था, ठीक है। NI अप्रोच, NOI अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अब जो हमारी 4th नंबर थ्योरी है, लास्ट कौन सी बोलो? मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी। उसमें हम आधार लागत को मान के नहीं चलेंगे, उसमें हम बेस मानेंगे किसको? EBIT को, फर्म की अर्निंग को, कि अगर फर्म का प्रॉफिट, हमें पता है इनमें क्या होता है, जितना ज़्यादा फर्म का प्रॉफिट होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर थोड़ा कम होगा, जितना कम होगा उतनी फर्म की वैल्यू घटेगी। इन दोनों में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, है ना। तो MM मॉडल बात करेगा इस बेसिस पे कि एक फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे फर्म की वैल्यू कितनी होगी, और एक फर्म को कितना प्रॉफिट कम हो रहा है, उससे फर्म की वैल्यू कम होगी। ये बेस मान के चलेगा आपका MM मॉडल। क्लियर है यहाँ तक? तो ये देखिए MM अप्रोच, ठीक है। इसमें 2 तरीके से हम जानेंगे इस अप्रोच को। मोदी मिलियानी ने 2 तरीके से इस अप्रोच को बताया है। कौन कौन सी से 2 प्रोपोजिशंस है इसके। एक तो है आपका जब टैक्स, इसमें किसको इंक्लूड कर दिया गया? इसमें टैक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। एक पॉइंट में तो व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड, मतलब एक पॉइंट तो ऐसा जहाँ पे टैक्स को क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा, तब आपकी फर्म की वैल्यू किस तरीके से रहेगी वो देखेंगे। और एक जब टैक्स को कंसीडर, यानी टैक्स को लेके चलेंगे हम, तब एक फर्म की वैल्यू कैसे रहेगी, उन दोनों के माध्यम से हम जो मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच है, MM मॉडल है, उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट है ना, जिसमें क्या किया जाता है? टैक्स को इग्नोर किया जाता है फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें तो क्या होता है आपका? वो सिमिलर है किसके? जो हमने NOI अप्रोच पढ़ा था ना, उसी के। अभी बताओ NOI अप्रोच में क्या पढ़ा था? नेट ऑपरेटिंग इनकम में व्हेन टैक्स आर इग्नोर, जब टैक्स इग्नोर किया जाता है तो क्या होता है? हम फर्म की वैल्यू उसी तरीके से जानेंगे जैसे NOI अप्रोच में, कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फर्म की वैल्यू पे, जब टैक्स अगर इग्नोर किए हैं उस सिचुएशन में। पहला प्रोपोजिशन है, ठीक है। पर इसमें ये साथ में क्या देता है? थोड़ी सी जस्टिफिकेशन भी देता है कि ऐसा क्यों होता है, MM ने वो भी बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच तो सेम ही रहेगी। इसमें 2 तरीके से पढ़ते हैं MM अप्रोच को। पहला, जब टैक्स को इग्नोर किया जाता है तो उसका सेम एज इट इज़ रहेगा जैसा NOI अप्रोच में हमने पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर, ठीक है। तो देखिए व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड, तो जो हमने NOI में पढ़ा था वो सेम क्या रहेगा, इसमें सेम रिजल्ट आएगा कि KD और KE का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट पे, क्योंकि अगर KD बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? KE का जो इक्विटी वालों का है रिस्क बढ़ जाएगा, जिससे KE बढ़ जाएगी। तो जो KD को फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि KD बोल रही हूँ, डिबेंचर को ज़्यादा यूज़ करने से जो लागत कम आ रही है, KD कम आ रही है, पर उसको हमें कहाँ पे उठाना पड़ेगा? KE में उठाना पड़ेगा, जिससे जो ओवरऑल कॉस्ट है वो तो चेंज नहीं होगी, कम नहीं होगी, और फर्म की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। NOI अप्रोच ही जब टैक्स को इग्नोर किया जाता है तो MM अप्रोच में बताई जाएगी। अब जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन है ना, जब हम टैक्स को लेके चलेंगे तब फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपकी एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट बचा है हमारा, बोलो कौन सा, कि जब टैक्स हम लेके चलेंगे तो किस तरीके से फर्म की वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। ये हम कल की क्लास में ये पॉइंट को डिटेल में हम कवर अप करेंगे, और साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और अभी तक के जो हमने पढ़े हैं, जो 3 चैप्टर्स, कुल मिला के 4 चैप्टर्स, ये चैप्टर आपका कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इन चारों चैप्टर्स के MCQs फिर हम साथ में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? अभी तक के हमने कुल मिला के चारों थ्योरीज की बात कर ली है, बस आपका बचा है एक पॉइंट MM मॉडल का, कि जब टैक्स लेके हम बात करते हैं तो हमारी फर्म की वैल्यू क्या रहेगी, ये बताएगा MM मॉडल का दूसरा प्रोपोजिशन। उसकी हम कल की क्लास में बात करेंगे और फिर मैं MCQs आपको करवाऊंगी, जिससे आपका FM में थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पुटअप करना है, अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पुटअप करना है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ज़रूर बता
बताइएगा कैसा लगा कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और अच्छे कमेंट करना। अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हो। ओके, जब आप कमेंट्स करते हो अच्छे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि चलो एफर्ट्स है वो काम आ रहे हैं। ओके, तो चलिए कीप प्रिपेयरिंग, अच्छे से सभी प्रिपरेशन कीजिए, क्लासेस को लगाइए और कल थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेना चारों चैप्टर का, जिससे जब आप क्वेश्चंस करो तो वो इजीली आप सॉल्व करने में आसानी रहेगी आपको। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जो भी फिलर फॉर्म के साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हैं और तो उनके लिए ये सभी सोशल साइट्स और वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट पे आपको जो भी क्लासेस होती हैं उनके नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। क्लियर है? तो वहाँ से कलेक्ट करके आप रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो कीप प्रिपेयरिंग। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।